आरोही हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है। उसके बात सुनकर ध्रुव को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसके हस्बैंड को ये पसंद है क्या? इससे वाहियात कोई जवाब हो सकता था? कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को इस तरह कैसे पसंद कर सकता था? आरोही, अब तुमने इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या मैं इतना बुरा हूँ? ठीक है, मैं कार्तिक और अर्जुन जितना हैंडसम नहीं हूँ, पर मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता हूँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड से तो ज्यादा ही हैंडसम हूँ, और तो मुझे तुम्हारे शादीशुदा होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते समय वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे अब आरोही चाहकर भी उस मना नहीं कर पाएगी। ये इसलिए था क्योंकि एक तो वो अमीर था और दूसरा उसके हिसाब से वो आरोही के पति से यंग और हैंडसम था। ध्रुव की बात सुनकर आ रही बीना कोसी इमोशन के बोली, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। आरोही की बात सुनकर ध्रुव एकदम से निराश हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपनी चमकती आंखें से बोला, ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारा हस्बैंड कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पर क्या हुआ हुआ जब मुझे बाद में पता चला कि ये सब बस एक झूठ है और तुमने बस मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब कहा है। ये सुनकर मजे से अपना पिज्जा खाते हुए बिना किसी झिझक के बोली, अगर मैंने तुमसे कुछ भी झूठ कहा होगा तो मैं अपनी हस्बैंड को डाइवोर्स देके तुम्हारे साथ रिलेशन के आ जाऊंगी। आरोही की बात सुनकर ध्रुव एकदम से खुश हो गया। क्या तुम सच तो बोल रही हो? बाद में तुम अपने बात से पलट तो नहीं जाऊंगी? आरोही बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैंने जो कहा है मैं वही करूंगी। आधी घंटे बाद आरोही ने टाइम देखा, अभी तक को दक्ष को आ जाना चाहिए था, वो कहाँ रह गया? आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन की तरफ देखा, वंश का कॉल था। ये देखकर आरोही ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। तभी उधर से वंश की आवाज आए, आरोही हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो अचानक से बॉस को कुछ आ गया, आई होप कि तुम थोड़ा और इंतजार कर सकती हो। आरोही जल्दी से बोली, क्या हुआ दक्ष? वो ठीक है ना? आरोही को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दक्ष टाइम पे आने वाला इंसान था। उसे फालतू का एक सेकंड भी वेस्ट करना पसंद नहीं था, और ऊपर से उसे वंश की आवाज भी थोड़ी अजीब लग रही थी। वंश ने जल्दी से कहा, नहीं सब ठीक है, बॉस भी बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। ये देखकर कि दक्ष थोड़ी देर में आ जाएगा, आरोही बोली, ठीक है। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, वो मेरे हस्बैंड को कुछ काम आ गया है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आरोही की बात सुनकर ध्रुव की आंखें चमक उठी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। ध्रुव बड़ी सी स्माइल के साथ, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। आरोही को पता था इतने बड़े बिजनेस का सीईओ होने के तौर पर दक्ष के बहुत काम होते थे और ज्यादातर बिजी ही रहता था, इसलिए आरोही ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो उसका इंतजार करने लगी। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया, पर दक्ष नहीं आया। अब आरोही को चिंता होने लगी थी, लेकिन फिर से वंश का कॉल आया और वो बोला, आई एम सॉरी आरोही, पर बॉस का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। वंश की बात सुनकर आरोही को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो बोली, कोई बात नहीं, दक्ष को कहना कि वो आराम से अपना काम खत्म करके आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही आरोही की बात सुनकर ध्रुव बोला, क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड अभी भी नहीं आ रहा है? आरोही बोली, सॉरी, वो बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा और टाइम लगेगा। ध्रुव भी बोला, कोई बात नहीं, मेरा पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इंतजार कर सकता हूँ। वही दूसरी तरफ मुंबई में सारा काम खत्म करने के बाद आर्या सीधे रूम में सोने चली गए। उसे अपने शरीर में बहुत दर्द जे रहा था, लेकिन अगर वो खाना नहीं बनाती तो रुद्रम उसे फिर से टॉर्चर करता, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से वही सब झेल सके, जिस वजह से उसने अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए सारा काम किया, लेकिन अब वो बुरी तरह से थक चुकी थी। रात का समय, रुद्रम की कार घर के बाहर आकर रुकी। रुद्रम कार से बाहर और सीधे घर के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, हर बार की तरह उसकी नजरें सिर्फ आर्या को ढूंढ रही थी, पर आज उसे आर्या कहीं भी नजर नहीं आए। उसने किचन में देखा और आर्या को वहां भी न देखकर रुद्रम की आंखें एकदम से कठोर हो गई। वो समझ कि आर्या कहाँ होगी, वो सीधा ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंच के उसकी नजर सीधा बेड पर आराम से सो रही आर्या पर गए। आर्या को इतने मजे से बेड पर सोता देख रुद्रम की आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गए। वो जल्दी से बेड की तरफ गया। बेड के पास पहुंचकर उसने बेरहमी से आर्या की बेड से धक्का दे दिया। वही आर्या, जो कि इस समय काफी गहरी नींद में थी, रुद्रम के इस तरह धक्का देने से खुद को संभाल नहीं पाए और एक तेज धम के आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही आर्या के मुंह से एक दर्द भारी चीख निकल गए। आर्या की चीख सुनकर भी रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने कसकर आर्या को बाल को पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं रखा है। क्यों हर बार भूल जाते हो कि तुम यहाँ किस हैसियत से रह रही हो, और क्या सोचकर तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही थी? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं इस टाइम घर आता हूँ डिनर करने के लिए? क्या तुमने डिनर रेडी किया है? रुद्रम ने पकड़ उसके बालों बहुत ही तेज थी जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सच में आज बहुत थक गई थी जिस वजह से उसे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब रात हो गई और उसकी आंख ही नहीं खुली जिस वजह से उसने आज डिनर भी नहीं बनाया। वह घबराए हुए नजरों से रुद्रम को देख रही थी क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है और उसके लिए वह इस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर उसकी मर्जी मायने ही कब रखती थी। रुद्रम वही करता था जो उसका मन करता था। बिना आर्या के जवाब सुने रुद्रम ने आर्या को अपने गोद में उठाकर बेदर्दी से उसे बेड पर फेंक दिया। उसके ऐसा करने से आर्या सीधे जाकर बेड पर गिरी और एक बार फिर उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। पूरी रात रुद्रम का टॉर्चर सहने के बाद आर्या के अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दोबारा से उन सबको झेल सके। भले ही उनकी शादी को 1 साल हो गए थे, पर आर्या को आज भी वह सब करने में उतना ही ज्यादा दर्द होता था जितना ज्यादा उसे पहली बार में हुआ था। क्योंकि वो सब करते समय रुद्रम कभी भी उसके साथ जेंटल तरह से पेश नहीं आता था। वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उसके साथ वाइल्ड रहता था। वो ये सब प्यार के लिए नहीं बल्कि आर्या को तकलीफ देने के लिए करता था, जिससे वो कामयाब भी होता था। आर्या जल्दी से बैठ गई। वो सच में अभी ये सब नहीं करना चाहती थी। वो घबराए हुए नजरों से रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे सच में टाइम का पता नहीं चला। आज मुझे बहुत दर्द हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी। रही डिनर की बात तो आप बैठिए, मैं बस 10 मिनट में लेकर आती हूँ। प्लीज आज के लिए बस मुझे माफ कर दीजिए। सच में आज मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपको झेलने की। ये सब कहते हुए डर के मारे आर्या कौप रही थी। वही रुद्रम अपनी लाल आंखें से आर्या को घूर रहा था। उसकी बात सुनकर वो बिना किसी इमोशन के बोला, ये सब तुम्हें सोने से पहले सोचना चाहिए था, और अब जब तुमने गलती कर दी है तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। और मुझे इस समय बहुत तेज भूख लग रही है। खाना नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो, आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। ये बोलते समय रुद्रम के चेहरे पे एक स्माइल था जिससे वो काफी खतरनाक लग रहा था, और ये बोलकर वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। रुद्रम को इस तरह देखकर आर्या की आंखें खौफ से भर गए। पहले ही रुद्रम की बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा गए थी, और अब इस तरह कपड़े उतारता देख वो बुरी तरह डर गए थी। वो एक बार और कोशिश करते हुए बोली, प्लीज मुझे बस आज के लिए माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे सच में आज बहुत दर्द हो रहा है। आज मेरी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से वो सब कर सकूं। आर्या लगभग उसके सामने गिरहिरा रही थी और उसे छोड़ने को बोल रही थी। वही रुद्रम के ऊपर आर्या की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसी तरह अपने कपड़े उतर के आर्या की तरफ बढ़ गया, और रुद्रम को इस तरह खुद के करीब आता देख आर्या की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। रुद्रम को करीब आता देख आर्या पीछे होने लगी, पर वो पीछे हो पाती उससे पहले ही रुद्रम ने उसके पैर पकड़कर एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्रम के इस तरह आर्या बुरी तरह डर गए। आर्या ने रुद्रम की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, पर वो चाह पर भी उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। आर्या गिड़गिड़ा रही थी और खुद को छोड़ने की भीख मांग कर रही थी, पर रुद्रम को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस अपनी मन की किए जा रहा था। रुद्रम बिना एक सेकंड का समय गवाए सीधे आर्या के ऊपर आ गया। अब आर्या की छोटी सी बॉडी रुद्रम के नीचे दबी हुई थी। रुद्रम आर्या के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आर्या और आरोही के बीच का रिश्ता क्या है? क्यों वो दोनों एक जैसे दिखते हैं? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए, एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। रुद्रम को करीब आता देख आर्या पीछे होने लगी, पर वो पीछे हो पाती उससे पहले ही रुद्रम ने उसके पैर पकड़कर एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्रम के इस तरह आर्या बुरी तरह डर गए। आर्या ने रुद्रम की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, पर वो चाह पर भी उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। आर्या गिड़गिड़ा रही थी और खुद को छोड़ने की भीख मांग कर रही थी, पर रुद्रम को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस अपनी मन की किए जा रहा था। रुद्रम बिना एक सेकंड का समय गवाए सीधे आर्या के ऊपर आ गया। अब आर्या की छोटी सी बॉडी रुद्रम के नीचे दबी हुई थी।
वही रुद्रम अपनी गुस्से भरी नजरों से आर्या को देख रहा था क्योंकि वो उससे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आर्या को इस तरह खुद से दूर जाता देख रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गए। वो कसकर आर्या के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे रोकने की? रुद्रम अग्निहोत्री को रोकने की? लगता है मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही अच्छा से तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ कि तुम अपनी औकात भूल गए हो, पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ, फिर आगे से तुम मुझे रोकने से पहले 100 बार सोचोगी। ये बोलकर रुद्रम ने एक झटके के साथ आर्या के कपड़े को फोड़ दिया। वहां रुद्रम का ये रूप देखकर आर्या बुरी तरह डर गए। वो बस कैसे भी करके रुद्रम से दूर जाना चाहती थी। वो बार बार अपने छोटे से बॉडी को मूव करते हुए रुद्रम की पकड़ से निकलने की भी नाकाम कोशिश कर रही थी, पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर वो खुद को रुद्रम की पकड़ से आजाद नहीं कर पा रही थी। उसकी हर एक कोशिश रुद्रम के आगे बेकार थी। वही रुद्रम बिना किसी इमोशन के आर्या के साथ वो सब कर रहा था। वही आर्या के आंख से बिना रुके आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी क्योंकि वो समझ गए थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, पर वो खुद को रुद्रम की पकड़ से आजाद नहीं कर पाएगा। रुद्रम वही करेगा जो वो करना चाहता है, इसलिए उसके सामने रोने या गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसे इस तरह देखकर रुद्रम को मजा ही आ रहा होगा। आर्या अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी आखिर क्या गलती की थी जो भगवान उसे ऐसी सजा दे रहा था। उसे आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, न ही किसी का बुरा चाहा, लेकिन फिर से उसे कभी भी कोई खुशी नहीं मिली। जन्म होते ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसके माँ बाप जिंदा भी है कि नहीं। उसने कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देखा था। उसका बचपन अनाथ आश्रम में बीता था, फिर बाद में किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, पर उसे वहां भी कोई खुशी नहीं मिली। वो लोग उसे खूब मरते और उसके साथ जानवरों जैसे व्यवहार करते थे, और अब जिस आदमी से उसकी शादी हुई थी वो भी किसी राक्षस से कम नहीं थी। वो उसके पास तब आता था जब उसे अपनी नीड सेटिस्फाई करनी होती थी। उसे उसके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस रोज रात उस पे अपनी मर्दंगी दिखता था और रोज रात उसके आत्मसम्मान को कुचल कर चला जाता था, और अभी भी वो वही कर रहा था। वही रुद्रम ऐसे ही धीरे धीरे आर्या के बदन से सारे कपड़े अलग करने के बाद उसने आर्या की तरफ देखा। वही रुद्रम के इस तरह देखने से आर्या ने अपनी नजर फेर ली, जैसे उसे रुद्रम के इस तरह देखने से घिन आ रही हो। वो बस अब किसी लाश की तरह वहां पड़ी थी, जैसे उसे रुद्रम अब कुछ भी करने से कोई फर्क न पड़ रहा हो। वही आर्या का रिएक्शन देखकर रुद्रम के आसपास का ऑरा एकदम से ठंडा हो गया। उसके आंखें से एकदम से कठोर हो गए। उसकी पकड़ आर्या पर गए, जिसे महसूस कर आर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं आए। उसे पता था कि अगर उसके मुंह से जरा भी आवाज निकली तो ये रुद्रम की जीत होगी, और आज आर्या कुछ भी हो जाए रुद्रम को जीतने नहीं देना चाहती थी। आर्या का रिएक्शन देख रुद्रम के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ रहा था कि आर्या अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है, पर वो भी देखना चाहता था कि वो कब तक उसे बर्दाश्त कर सकती है। रुद्रम ने फिर अपने गर्म दहकते होठ आर्या के गर्दन पर रख दिए और उसे चूमने लगा, जिसे महसूस कर आर्या ने कस अपनी मुट्ठी भींच ली। वही रुद्रम उसे किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था। वो बाइट करते हुए उसके पूरे गले पर निशाना छोड़ रहा था। उसके इस तरह बाइट करने से आर्या को तकलीफ तो हो रही थी, पर उसने अपने होठ कसकर भींच रखे थे ताकि उसके मुंह से एक भी आवाज न निकले। रुद्रम काफी देर तक उसे इसी तरह किस और बाइट करता था। उसके बाद उसने अपना सिर आर्या के गले से बाहर निकाल कर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा तो पाया कि आर्या ने अभी भी अपने चेहरे धुआं रखा था और अपने होठों को काकर आपस में बीच रखा था ताकि वह आवाज से ना कर सके। वही आर्या को इस तरह देखकर उसने कसकर आर्या को छोटे से चेहरे को पकड़कर अपने तरफ किया और अपने सख्त होठ आर्या के मुलायम होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वो उसे बहुत ही इंटेंसिटी के साथ कर रहा था, जैसे वो उसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। उसके किस में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। वो उसे बहुत ही गुस्से के साथ किस कर रहा था, जैसे वो उस पे अपना गुस्सा निकल रहा हो। वही रुद्रम के इस तरह किस करने की वजह से आर्या को अपने होठों में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि रुद्रम उसके होठों पर किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था। लेकिन आर्या के पास भी इस दर्द को सहने के अलावा कोई चारा भी था, जिस वजह से उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच रखी थी और इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। वह रुद्रम बिना रुके उसे किस किए जा रहा था। उसे उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था। वही रुद्रम के इस तरह किस करने से आर्या की सांस उखड़ने लगी थी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी उसने जरा सी भी हरकत नहीं की। वो वैसे ही बेड पर पड़ी रही। उसने न ही रुद्रम की पकड़ से छूटने की कोशिश, न ही उसे खुद से दूर करने की। वही रुद्रम भी महसूस कर सकता था कि आर्या को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आर्या गहरी गहरी सांस लेने लगी।
रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसकी आंखें बंद थी, उसके छोटे चेहरे पे दर्द साफ नजर आ रहा था। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गए। रुद्रम आर्या के ऊपर से उठा और अपने कपड़े निकलकर वापस से आर्या के ऊपर आ गया और उसके साथ वो सब करने लगा। रुद्रम के इस तरह करने आर्या ने और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रम बहुत ही हार्श तरीके से वो सब कर रहा था जिस वजह से आर्या के दर्द तो बहुत रहा था पर वो रुद्रम के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। वही आर्या का ऐसा बिहेवियर और ऐसा रिएक्शन देखकर रुद्रम समय के साथ उसके साथ और भी ज्यादा रफ होता जा रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर वो सब कर रहा था जिससे आर्या को तकलीफ और उसके मुंह से सीख निकले। लेकिन आर्या कसकर अपने मुट्ठी बांधे बेड पर बिछे बेडशीट को अपने मुट्ठियों में दबोचा कर अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उसने मुंह से अभी तक एक भी आवाज नहीं निकली थी। वह रुद्रम अब आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर उसके होठों को जबरदस्ती अपने होठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा पर आर्या ने उसके किस का कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, वो कभी भी कोई रिस्पांस नहीं करती थी। वही रुद्रम वैसे ही उसे किस करते हुए उसके बिना रुके वो सब करता था। रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। पता नहीं उसने वो सब कितनी बार किया होगा। वही आर्या की हालत आप खराब हो चुकी थी पर रुद्रम को उसकी हालत से कोई मतलब नहीं था, उसे बस अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए था, उसे मिल चुका था। उसने एक झटके के साथ आर्या को छोड़ दिया और बिना उसकी तरफ एक नजर भी देखे वो सीधी वॉशरूम चला गया। वही आर्या बिना कपड़ों के किसी लाश की तरह वहां बेड पर पड़ी थी। उसने तो अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो ब्लैंकेट उठाकर खुद को कवर कर सके। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।